हाँ, सो हमने कूलम्स लॉ समझ लिया, लेकिन मैं जो एक क्वेश्चन पूछने वाला था वो रह गया पूछना। तो ये फॉर्मूला देख के कुछ याद नहीं आया? ऐसा कोई फॉर्मूला F इज टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वैसा? हाँ हाँ करेक्ट, ओके। तो ग्रेविटेशनल, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला भी यही था, हमने पढ़ा था। F इज टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर और आर स्क्वायर, डिस्टेंस इन द सेंस। ओके, एग्जैक्ट कॉपी है, देखो g कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो वो ही है यहाँ पर भी, तुम डायरेक्टली ऐसे कंपेयर कर सकते हो। हाँ, तो हमने मैग्नीट्यूड तो समझ लिया कूलम्स लॉ का। नाउ हम अब वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ समझते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इजी है, देखो वेक्टर में भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, इजी ही है। ओके, देखो सबसे पहले तो हमने ये जो हम x और y ले रहे हैं वही x और y लिया हुआ है, और ये जो z है वो यहाँ ओरिजिन से ऐसे बाहर आने वाली एक्सिस है, वो o है, मतलब z है, o हमारा ओरिजिन है, ये x है और ये y है। ये हमारा एक चार्ज और ये हमारा दूसरा चार्ज। ये जो चार्ज है, अभी ये दोनों के बीच का फोर्स तो हमें पता ही है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन हमें नहीं पता, उसके लिए हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन हमें पता करनी है। सबसे पहले तो उन लोग कहां पे है, वो लोग वो ही पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चार्जेस कहां पर है इन द सेंस उनका क्या डायरेक्शन है, और पूरे के पूरे सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम है या स्पेस है उसमें चार्जेस है कहां पर, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो देखो ये हमारा चार्ज है Q1 और ये हमारा चार्ज है Q2। तो ओरिजिन से ये Q1 तक का हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन से Q1 तक का हमने वेक्टर ड्रॉ किया, यही वेक्टर जिसको हम नाम देते हैं वेक्टर R1, जिसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। ये सब हमने 11th में भी वेक्टर्स में पढ़ा था। ये क्या शो करता है? अरे भाई पोजीशन बताता है। पोजीशन बताता है मतलब क्या, कि ये वेक्टर की जितनी लेंथ होगी वो लेंथ वो वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ये पर्टिकुलर एंगल बनाएगा ना एक्स वाई और जेड के साथ, वही उसकी डायरेक्शन है। तो पोजीशन वेक्टर से हमें क्या पता चलता है, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि एक्चुअली स्पेस में वो कहाँ है। ओके, एक्स वाई और जेड भी है। ओके, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़े थे 10th में भी, ओके मैथ्स में। तो क्या था, कोई भी एक, जैसे कि ये एक्स वाई है और मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कहां पर है बोर्ड पे, ये पॉइंट कहां पर है, तो हम ऐसे बताएंगे सर बोर्ड पे ये पॉइंट, अगर सर आप ले लो लेफ्ट वाली बॉर्डर, तो लेफ्ट वाली बॉर्डर से ऑलमोस्ट हाफ पे आ जाओ, और हाफ पे आने के बाद से 1 फुट जितना नीचे आओ, वहां पर है। तो वैसे हम लोकेट करेंगे। तो हम डायरेक्टली कैसे लोकेट करेंगे कि सर ये जो हमारा टॉप मोस्ट कॉर्नर लेफ्ट साइड का है ना, उसको ओरिजिन ले, तो उसको ओरिजिन लेंगे। तो x में हम चले गए सपोज 10 सेंटीमीटर, और y में हम चले गए नेगेटिव 5 सेंटीमीटर। ये नीचे जा रहा है ना, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हम इसके कोऑर्डिनेट बता देंगे। ओके, 10, -5, तो मिल गया है डायरेक्टली। तो वैसे ही यहाँ पर पोजीशन दिखा रहे हैं कि चार्ज है कहां पर। तो हमारा ये चार्ज Q1 जिसके लिए हमने बताया पोजीशन वेक्टर R1, वो उसकी पोजीशन बताता है। वैसे ही चार्ज Q2 कहां पर है, पूरे के पूरे सिस्टम में चार्ज Q2 कहां पर है, तो ओरिजिन से Q2 तक का हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर, ये जो वेक्टर है उसकी लेंथ भी है और उसकी डायरेक्शन भी, डायरेक्शन इन द सेंस एंगल भी है। ये एक्स वाई जेड के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, तो एंगल से डायरेक्शन भी पता चल जाएगी और मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा कि ओरिजिन से ये कितना दूर है, कि कौन सी डायरेक्शन में दूर है वो तो पता चल जाएगा, लेकिन कितना दूर है वो भी पता चल जाएगा। ये वेक्टर, जितना वेक्टर की लेंथ ज्यादा उतना वो ज्यादा दूर डायरेक्टली। ओके, सो ये बड़ा वेक्टर है सपोज, तो ये ज्यादा दूर है सपोज कंपेयर टू द Q1, लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा R2। तो ये R1 R2 कैसे ड्रॉ करना है समझना है, सिंपल, ओरिजिन से चले जाना है। अगर कोई बोल दे कि भाई ये मेरा एक पॉइंट है P, तो पॉइंट P कहां पर है बताओ, तो मैं ओरिजिन से ऐसे करके P पे चले जाऊंगा और बोल दूंगा कि ये RP वेक्टर। ओके, तो RP पॉइंट P कहां पर है, तो RP अगर पता है वेक्टर RP, तो वहीं पे है पॉइंट P। सिंपल, ओरिजिन से पॉइंट पर वेक्टर ड्रॉ कर देना है। तो हमने दो हमारे ओरिजिन से दोनों चार्जेस के ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर दिए। डन, आगे बढ़े। तो अभी तो हमने सिर्फ अभी उनकी पोजीशन डिसाइड की है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, अगर हमने दोनों के दोनों लाइक चार्जेस लिए हुए हैं तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। रिपल्शन फोर्स लगेगा तो देखो ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, और रिपल्शन फोर्स लगेगा मतलब ऐसे दोनों दूर जाएंगे।
तो ये ऐसे दूर जाएगा ये फोर्स, और यहाँ पर भी एक फोर्स, तो फोर्स का नाम देना पड़ेगा। तो अब नोटेशन ध्यान से सुनना और लिखना हो तो लिख भी लेना। ओके, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो फोर्स तो F है, लेकिन उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो फोर्स 2 पे लगने वाला फोर्स बाय 1। ये 2 पर लगा ना, 4 पॉइंट, मतलब हमारा जो चार्ज है, चार्ज 2 पे, Q2 पे लगा, Q2 पे लगा Q1 की वजह से, तो Q2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स विच इज F21। डन। ओके, और वैसे ही यहाँ पर ये फोर्स यहाँ लगेगा, वो कौन सा, इसके ऊपर लगेगा। ये जो हमारा Q2 है वो Q1 को इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा। ओके, तो वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, Q1 पे लगने वाला फोर्स बाय Q2, तो उसको हम डिनोट करेंगे F12। 1 पे लगने वाला फोर्स बाय 2, ये 2 पे लगने वाला फोर्स बाय 1। ओके, सिंपल है। अगर मैं ऐसे बोल दूं FPQ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये P पर फोर्स लग रहा है Q की वजह से, या Q पर फोर्स लग रहा है P की वजह से, क्या डिनोट करता है ये, Q की वजह से, करेक्ट। ओके, P पर लगने वाला फोर्स बाय Q। ओके, डन। ओके, चलो, तो ये हमारे दो फोर्स हो गए। अब फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पता तो है, लेकिन उसमें थोड़े चेंज है, तो वो डिस्कस करेंगे हम अभी। देखो, R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर, हमें पता ही है, अभी हमने डिस्कस की, एंड R12 एंड R21 आर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R21 एंड R12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी डिस्कस करते हैं। देखो, कोई बात नहीं, अभी पहले R1 और R2 तो पता चल गए। अब हमारे पास फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं कि भाई फोर्स कितना लग रहा है। जैसे F12 तो 1 पे 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है। अच्छा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अभी तो कूलम्स लॉ हमने पढ़ लिया, K Q1 Q2 अपॉन R², तो हमने लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन R क्या था, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस भी हमने तो वेक्टर फॉर्म ले लिया है, तो कौन सा डिस्टेंस ले, तो देखो यहां पर ध्यान से गलती ना हो जाए, कौन सा डिस्टेंस ले, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। फिर से बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। अदरवाइज वैल्यू तो दोनों की सेम है, R12 और R21 दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। ओके, हाँ वो R12 और R21 कैसे हुआ? हाँ, वो अभी हम डिफाइन करते हैं। चलो पहले वही डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले से R12, अभी पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे देखो इसको हमने R1 नाम क्यों दिया, क्योंकि हम ओरिजिन से गए कहां पर, 1 की साइड, तो इसको हम R1 ना बोले और तुम्हें इसको कोई दूसरा नाम देना हो तो क्या बोलोगे, RO1 ऐसे बोलोगे। क्या बोलोगे, RO1, मतलब जहां से तुम जा रहे हो वो स्टार्ट करो और जहां जा रहे हो वो लिख दो। मतलब मैं जा रहा हूं पॉइंट A से पॉइंट B, तो मैं क्या लिखूंगा, RAB ऐसे लिखूंगा। अगर मैं A to B जा रहा हूं, तो अगर मैं B to A जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा RBA। सिंपल, जहां से जहां जा रहे हैं उसका लिखना है। अगर मैं P to Q जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा RPQ, और अगर मैं Q to P जा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, RQP। सिंपल। तो वैसे ही अगर मैं चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ जा रहा हूं, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, देखो मैं ऐसे डायरेक्शन में, ये रहा मेरा एरो, तो मैं कहा एरो ऐसा है, मतलब क्या 1 से 2 की तरफ गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, 1 to 2, मतलब R12। और वैसे ही अगर मैं 2 to 1 जा रहा हूं, तो देखो ये एरो ऐसा है, 2 to 1, तो ये क्या हो गया, R2। डन। और ये R12 और R21 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। R1 एंड R2 वो है पोजीशन वेक्टर्स, एंड R12 एंड R21 वो है डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही ये R1 है, मैंने जैसे बताया कि तुम उसको RO1 भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम O से 1 की तरफ जा रहे हो ना, तो इसीलिए। लेकिन वो ओरिजिन है, O लिखो ना लिखो चलेगा, इसके लिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं R1 एंड R2। डन। अब मैं जो यहां बता रहा था वो क्या, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया K Q1 Q2 अपन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो दोनों सेम ही है भाई, R12 जितना है उतना ही R21 है, लेकिन हमें लेना कौन सा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है।
तो अभी अगर मैं 1-2 निकाल रहा हूं तो 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा मतलब इस डायरेक्शन में F12, तो F12 की डायरेक्शन कैसी है ऐसी अपर। ओके, तो ऐसी अप जा रही है फोर्स की डायरेक्शन। तो अभी ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है जिसका नाम है r12 और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है जिसका नाम है r21। तो फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा है, हमारा फोर्स ऊपर जा रहा है, तो हमारा फोर्स ऊपर जाने वाला तो ये रहा। ओके, तो हमें इसलिए लेना है r21 का स्क्वायर। लेकिन अभी भी हमने देखो यहाँ पे एरो नहीं लिखा हुआ है, वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, r21 का स्क्वायर। तो अभी भी ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, अभी भी डायरेक्शन नहीं है। तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन में यहाँ पे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर r21 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, मतलब r21 कैप यूनिट वेक्टर, जैसे हम ijk पढ़े थे याद है ना, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i, फिर y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। मतलब ये पोजीशन वेक्टर है तो यहां से यहां की लेंथ सपोज हो गई 10 सेंटीमीटर, लेकिन यूनिट वेक्टर बोलूं तो भाई 1 सेंटीमीटर वाला ही होगा वो, उसी डायरेक्शन में, लेकिन इतना ही 1 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? सर डायरेक्ट फॉर्मूला में क्यों नहीं रख सकते? डायरेक्ट अगर यहां पर हम वैल्यू रख देंगे तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, पर्टिकुलरली जो k q1 q2 अपॉन जो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो वो तो मैग्नीट्यूड है ना, तो उसको डायरेक्शन देने के लिए हमें अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ रख देंगे तो फिर वो मैग्नीट्यूड कहाँ रहा है, फिर तो वो डायरेक्टली डायरेक्शन ही आ गई, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू फिर खो जाएगी, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है ना कि डायरेक्शन का स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। इनके बीच का r21 के बीच का डिस्टेंस 1 होगा, नॉट नेसेसरी 1 नहीं होगा, ऑलमोस्ट नहीं होगा। ओके, लेकिन r21 हमेशा 1 होगा, मतलब r21 कैप हमेशा 1 होगा। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि हमने मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। ओके, सो r21 का यूनिट वेक्टर r21 कैप, तो यूनिट वेक्टर अलोंग r21, मतलब r21 की डायरेक्शन क्या है, तो r21 की डायरेक्शन ऊपर है, तो r21 की डायरेक्शन में एक यूनिट जो होगा वो है r21 कैप। जैसे ये मेरी एक ये x एक्सिस है पूरी, ये O है और ये पूरी x एक्सिस है, तो x एक्सिस की मैंने लेंथ रखी हुई है 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि x एक्सिस में यूनिट वेक्टर, तो मैं बोलूंगा ये रहा i कैप, ये यूनिट वेक्टर, और उसका डायमेंशन क्या होगा 1 सेंटीमीटर। फिर ये 10 हो या 100 हो, ये तो 1 ही होगा। डन। वैसे ही यहाँ तो यूनिट वेक्टर अलोंग द आर, ये सब क्लीन कर दूं, बहुत सारा हो गया। ओके, हाँ, सो यूनिट वेक्टर अलोंग r21। और अगर r21 की वैल्यू, यूनिट वेक्टर की वैल्यू पता करनी हो, वो कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्टली वेक्टर ले लो डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालनी है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालनी है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो r21 कैप यूनिट वेक्टर r21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर r21 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल है। ओके, तो ये एक फोर्स था F1 पर 2 की वजह से लगने वाला, तो 2 पर 1 की वजह से लगने वाला भी सेम ही होगा। देखो F21 अगेन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन ये r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्क्वायर। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो, तो वो कौन सा लेंगे, फोर्स की डायरेक्शन में लेना है। तो F21 की डायरेक्शन देखो, F21 मतलब 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो 2 पर 1 ऐसे रिपेल करेगा, अगर 1 ऐसे नजदीक आ रहा है तो 2 कहाँ जाएगा, भागेगा इस साइड। ओके, 2 यहाँ है और 1 ऐसे आगे आएगा तो 2 इस साइड जाएगा, रिपेल होगा। तो F21 की डायरेक्शन है ऐसे डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कौन सा डाउनवर्ड है, तो r12 डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया r12 का स्क्वायर। और अगेन ये मैग्नीट्यूड है, देखो एरो नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन देने के लिए हमने दे दिया उसका यूनिट वेक्टर r12 क्या है, तो अगेन यूनिट वेक्टर अलोंग r12, वैसे ही वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है। ओके, तो पहले हमने डिस्कस किया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिंपल था। ओके,
देखो पहले जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला था उसमें तो कुछ है ही नहीं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, और दूसरा बोला सेंटेंस दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट्स इट। उनको कंबाइन किया, फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किए रखा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसकी वैल्यू थी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब के ऊपर से जो मैंने तुम्हें बताया वो क्या कि ये वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब लोएस्ट है, क्या किसकी, जो एप्सिलॉन फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लोएस्ट है। फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट है मतलब वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, फिर वहां से तुम कोई भी मीडियम में चले जाओ वैक्यूम के कंपेयर में कम ही फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू जो स्पेस में है बाकी जगह पे उससे बढ़ जाएगी। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ गई, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ गई, तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के है। तो के की वैल्यू कम हो गई तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो के की वैल्यू कम हो गई तो एफ की भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फोर्स कंपेयर टू दी फ्री स्पेस, बाकी कोई भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लगेगा, कम ही लगेगा, वो हमने देखा। और अब कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया, तो कूलम्स लॉ में हमने वेक्टर, मतलब कूलम्स लॉ वो भी कूलम्स लॉ था, वो मैग्नीट्यूड था और यहाँ पर वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर के लिए सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किए। तो पहले चार्ज है Q1, तो ओरिजिन से वहां पर पोजीशन वेक्टर R1 ड्रॉ कर दो या RO1 ड्रॉ कर दो। फिर Q2 है तो ओरिजिन से वहां पर RO2 या R2 वेक्टर R2। ओके डन, ये दोनों पोजीशन वेक्टर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, तो अगर मैं 1 से 2 पे जा रहा हूं तो हम लिखेंगे R12, और अगर मैं 2 से 1 पे जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा R21। ओके, तो R21 का डायरेक्शन ऐसे, R12 का डायरेक्शन ऐसे। अच्छा, अभी फोर्स की बात करें तो दोनों फोर्स है, दोनों सेम है, लाइक है, तो दोनों के बीच में देखो यहाँ पर अगर तुमने फोर्स चेंज कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हाँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं ही तुम्हें पूछ लेता हूँ, देखो अगर ऐसा किया हमने कि मैंने ये माइनस ले लिया, ये मैंने माइनस ले लिया, अब मुझे बताओ F21 की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से, जल्दबाजी मत करना, सही आंसर देना, भले ही लेट हो। ये मैंने माइनस कर दिया है, ये प्लस ही है, अब मुझे बताओ F21 का वैल्यू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर R21 का क्या? देखो ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा, देख ये हमने माइनस कर दिया। अभी सबसे पहले R2 तो वैसे ही रहेगा, R1 भी वैसा ही रहेगा। अब R12 तो R12 ऐसा ही रहेगा और R21 वो भी वैसा ही रहेगा। इनमें तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि चार्जेस से R12 R21 R1 R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, F12 F2 की डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो अब देखो फोर्स 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? नीचे लगेगा, नीचे लगेगा ना। ओके, तो F1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तुम ये प्लस के पास ये प्लस ले जाते तो ये ऊपर चला जाता, लेकिन ये प्लस के पास ये माइनस ले जाओगे तो ये तो नीचे आएगा, घसीटेगा उसको, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो F12 की डायरेक्शन क्या आएगी? ऐसे। डन। ओके, और फिर F21 की डायरेक्शन, तो F21 की डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे ऊपर की डायरेक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो अगर 2 यहाँ है और 1 ऐसे थोड़ा भी नजदीक आएगा तो ये 2 क्या होगा? उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो F21 क्या होगा? उसकी तरफ जाएगा। ओके, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। F21 का लिखना है तो K Q1 Q2, लेकिन अभी जो इसकी डायरेक्शन हो फोर्स की, उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। तो F21 की डायरेक्शन क्या है? तो F21 की डायरेक्शन है अपर। तो फिर यहां पर ऊपर कौन है? तो यहां पर देखो ऊपर R21 वाला है, तो
तुमने जो बोला वो r21 का स्क्वायर और r21। ओके, तो ऐसे फिर हमने समझ लिया, लेकिन इसी को बोलते हैं समझा। फिर मैंने ये पूछा और तुम वापस यही फॉर्मूला बोलते, दैट मीन्स के रट लिए हम। ओके, तो अच्छे से समझ कर, दोनों माइनस हो गए तो क्या होगा। ओके, फिर ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया तो क्या होगा। सब तरीके से हमें सोच लेना है। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द केस। अच्छा, तुम लोगों ने सही आंसर दिया है, मतलब समझ में आ गया। और कोई डाउट है क्या? पक्का? कूलम्स लॉ समझ में आ गया? श्योर? तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। देन से है हमारे पास नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। अच्छा चलो,